Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called Kingsman: The Secret Service. इस पूरी फ्रेंचाइजी के अभी तक टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसका लास्ट पार्ट अभी 2021 में आया था। तो उस तक पहुंचने से पहले क्यों ना पुराने पार्ट्स के थोड़े से रिवीजन हो जाएं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट 1997 से, जहां पर सीक्रेट सर्विस के कुछ एजेंट्स एक मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर हम एक शख्स को बंदी बना देख पाते हैं। उस जगह बॉम्ब फटने वाला था, मगर एक ली नाम का एजेंट आकर उस शख्स को बचा लेता है। हालांकि वो शख्स तो उस ब्लास्ट में बच जाता है, मगर ली नाम का एजेंट मारा जाता है। उसकी डेथ के बाद में उसी का एक साथी जिसका नाम होता है हैरी, वो उसके परिवार से मिलने के लिए जाता है और उसकी वाइफ को बताता है कि हमारा खास एजेंट ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही वो उसके बेटे एग्जी को एक लॉकेट देकर बोलता है कि इसका और अपनी माँ का ख्याल रखना। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कहानी में 9 साल आगे, और यहाँ हम प्रोफेसर आर्नोल्ड को देख पाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा होता है। प्रोफेसर आर्नोल्ड एक काफी अच्छे मैथमेटिशियन और साथ ही कंप्यूटर कोडर होते हैं, मगर उन्हें बचाने के लिए वहां पर किंग्समैन सर्विस से एक एजेंट पहुंच जाता है और आते के साथ ही वहां मौजूद सारे गुंडों को पेल पाल कर नक्की कर देता है। अपनी जान को सेफ पाकर प्रोफेसर काफी खुश होते हैं, मगर तभी दरवाजे की कोई घंटी बजाता है और जैसे ही एजेंट उस दरवाजे को खोलता है तो अचानक से कोई उसके ऊपर वार करता है और एजेंट 2 टुकड़ों में बट जाता है, क्योंकि उसके सामने जो एजेंट खड़ी थी उसका नाम था गजेल, जिसकी दोनों टांगे तो नहीं थी, मगर वो दोनों टांगे एक आर्टिफिशियल शॉट से कम भी नहीं थी, और उसी की मदद से उसने उस एजेंट के 2 टुकड़े कर दिए थे। जिसके बाद में एंट्री होती है इस कहानी के मेन विलन, या फिर कह सकते हैं कि वैलेंटीन। इस कैरेक्टर को हमने बीइंग अ निक फ्यूरी एमसीयू की काफी सारी मूवीज में देखा है, और अगर आपने मेरी इस वक्त भी एमसीयू की सीरीज नहीं देखी है तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर एक पूरी एमसीयू की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, जिसमें सीरीज की शुरुआती दौर से 1 नंबर से लेकर अभी तक की लास्ट रिलीज यानी कि 26 मूवीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहां पर हम देख पाते हैं कि गजेल इस वक्त वैलेंटीन के लिए काम करती है, मगर वैलेंटीन ने प्रोफेसर को किडनैप क्यों किया है इसके बारे में हमें आगे इस कहानी में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम किंग्समैन के सीक्रेट सर्विस सोसाइटी को देख पाते हैं, जहां का हेड आर्थर अपने दूसरे एजेंट हैरी को बताता है कि हमें कुछ और एजेंट्स की जरूरत है और जल्द से जल्द हमें एक एजेंट को तैयार भी करना पड़ेगा। साथ ही ये लोग प्रोफेसर की किडनैपिंग के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर प्रोफेसर यहाँ से गायब हुआ तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। लेकिन हालांकि इन्हें इस वक्त भी किडनैपर के बारे में कोई खबर नहीं होती है। जिसके बाद हम एग्जी को देख पाते हैं। इन 9 सालों के अंदर वो काफी बड़ा हो चुका होता है, और जो मेडल हैरी ने बचपन में उसे दिया था वो आज भी उसके पास होता है। हालांकि इस वक्त उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी थी, क्योंकि उसकी मां ने एक दूसरी शादी कर ली थी। वहीं पर हम उसके एक सौतेले भाई को भी देख पाते हैं, जो कि एग्जी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करता था। यूं ही एक दिन जब एग्जी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बियर पी रहा होता है, तभी वहां पर कुछ दूसरे लड़के आकर उसे परेशान करते हैं, लेकिन एग्जी बड़ी ही चालाकी से उन लड़कों में से एक की कार की चाबी लेकर उसकी कार की ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन ऐसा करने पर उसे जेल भी हो जाती है। जेल जाने के बाद उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, ना तो कोई पड़ोसी, ना ही कोई फैमिली मेंबर और ना ही कोई दोस्त। कुछ देर सोचने के बाद में एग्जी अपने गले में पड़े लॉकेट के नंबर को डायल करता है। उस फोन को एक लेडी उठाती है। एग्जी कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मगर वो लेडी रॉन्ग नंबर कहकर उस कॉल को काट देती है, और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसकी जमानत कर देते हैं। जब एग्जी वहां से बाहर आता है तो उसकी मुलाकात हैरी से होती है। ये वही शख्स था जिसने स्टार्टिंग में बचपन के अंदर हैरी को ये लॉकेट दिया था। ये दोनों आपस में बातचीत करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, मगर तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं, और ये वही लड़के थे जिनकी कार का कल रात एग्जी ने नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पर ये सभी लोग एग्जी को पीटने के इरादे से आए थे, मगर हैरी इतना चालाक और इतना तेज था कि वह सारे लोगों को पीट देता है। इन सभी को पीटते दौरान हैरी के पास में कुछ ऐसे गैजेट्स थे जिन्हें देखकर एग्जी बिल्कुल हैरान हो जाता है। इस इंसिडेंस के बाद में जब हैरी अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता जान पूछकर उसके ऊपर ही गुस्सा होना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर तुमने बुरे लोगों से लड़ाई क्यों करी। पड़ोसी और दूसरे पुलिस वाले हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा खराब है। लेकिन तभी घर के स्पीकर्स में से एक आवाज आने लगती है कि अगर तुमने एग्जी को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली हुआ यह होता है कि हैरी ने जब एग्जी से मुलाकात करी थी तो उसके कपड़ों में एक ट्रांसमीटर लगा दिया था, जिसकी मदद से वो सारी बातें अपने कंप्यूटर में बैठे सुन पा रहा था। और अब जब उसके पिता को जेल जाने की धमकी मिल चुकी थी तो वो एग्जी को छोड़ देता है। इसके बाद हैरी के कहने पर एग्जी उससे मिलने के लिए एक टेलर शॉप में आता है, जहाँ हैरी उसे किंग्समैन एजेंसी के बारे में बताता है। बेसिकली ये एक ऐसी सीक्रेट सर्विस होती है जो कि अमेरिका
दुनिया में इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को रोकने के लिए बनाई गई होती है। और एग्जी को यहाँ पर बुलाने के पीछे का रीजन भी यही था क्योंकि हैरी उसे एक एजेंट बनाना चाहता था। वेल अब यहाँ पर एग्जी के पास भी और कोई काम नहीं था, इस वजह से वो हैरी की बातें मान लेता है। जिसके बाद ये उस शॉप के अंदर बने एक सीक्रेट वे के अंदर जाकर उस एजेंसी की मेन लोकेशन तक पहुंचते हैं जहाँ पर हैरी की मुलाकात मर्लिन से होती है। इस कैरेक्टर को हमने शज़ैम मूवी में देखा है जो कि बीइंग अ विलन हम सभी के सामने आया था। शज़ैम मूवी डीसी की सीरीज की 7th मूवी है। अगर आपने मेरी वो डीसी की सीरीज नहीं देखी तो उसे भी मैंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर हैरी के अलावा 8 और दूसरे कैंडिडेट्स भी आए थे जो कि इसी एजेंसी के एजेंट बनना चाहते थे। मर्लिन यहाँ पर इन टोटल 9 एजेंट्स को बताता है कि जिस जॉब के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो जॉब इजी नहीं होने वाली है, इसलिए अपने आप को हर खतरे और हर मुश्किल में पड़ने से पहले तैयार रखना ताकि तुम उसमें से अपने आप को निकाल पाओ। जिसके बाद में हम एक रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सारे एजेंट्स अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके कमरे में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से फुल हो जाता है। ये सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, हर दरवाजे को खोलते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि पानी से निकल पाए, मगर वो पूरा कमरा पानी से भर चुका होता है और कोई भी दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। ज्यादातर लोग टॉयलेट में लगे पाइप की मदद से सांस लेने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे कुछ वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। एग्जी उस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है जिसकी मदद से सुबह ये लोग इस कमरे में आए थे, मगर वो दरवाजा भी सील पैक था, वो खुल नहीं रहा था। तभी उसे सामने एक बड़ा कांच नजर आता है और एग्जी को एक प्लान समझ में आता है कि अगर वो इस कांच को तोड़ दे तो कमरे का सारा पानी वहां से बाहर निकल सकता है। और वो उसके पास आकर उसमें धमाधम मुक्के देना स्टार्ट कर देता है और फाइनली जाकर मुक्के मार मार कर उस कांच के दरवाजे को तोड़कर बाकी सभी को बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पर मर्लिन बताता है कि तुम अपने इस टास्क में कामयाब हुए, मगर तुमने काफी ज्यादा टाइम लगाया, इस वजह से यहाँ पर एक लड़की की मौत हो चुकी थी। हालांकि तुम लोगों ने काम तो काबिले तारीफ किया है, मगर तुम लोग इस टास्क में फेल होते हो क्योंकि तुम्हें टीम वर्क करना चाहिए था, न कि सिर्फ खुद की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए था। और यही रीजन था कि तुम लोगों में से आज एक लड़की की मौत हो चुकी है। अब 9 जनों में से सिर्फ 8 जने बचे होते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम उसी प्रोफेसर को देख पाते हैं जिसका इस मूवी की स्टार्टिंग में किडनैप हो गया था, मगर वो इतने दिन कहां पर गायब था और उसे किडनैप किसने किया था, इस बात की छानबीन करने के लिए हैरी उसके पास पहुंचता है। और जब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने दिन कहां पर थे, तो प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताता। गुस्से में आकर हैरी उसका कान जोर से पकड़ लेता है और उससे बार बार पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारे प्लान्स क्या हैं। लेकिन तभी उसके चेहरे से एक जोरदार का ब्लास्ट होता है और एक लिक्विड आकर सीधा हैरी के मुंह पर गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब हैरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किंग्समैन एजेंसी के हॉस्पिटल वार्ड में पाता है। उसका ट्रीटमेंट काफी दिनों तक चलता है और जब उसे होश आता है तो एग्जी उससे मिलने के लिए आता है, जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि इन 8 एजेंट्स में से अब सिर्फ 6 बचे हैं और हैरी एग्जी को टॉप 6 एजेंट्स में आने की बधाई देता है। इस वक्त इनको एक कुत्ता भी दे दिया जाता है जो कि आगे इनकी ट्रेनिंग में काम आने वाला था। यहाँ मर्लिन हैरी को बताता है कि जिस ब्लास्ट की वजह से तुम बेहोश हुए थे, उस ब्लास्ट का रीजन था प्रोफेसर के गले में इम्प्लांट करी हुई एक चिप जिसे हर कोई बैठा बैठा ट्रैक कर रहा था और ये चिप बनाई गई थी वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन के थ्रू। तभी वहां पर एग्जी कहता है कि इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो एक काफी बड़ा जीनियस है और इसने आज ही एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर ये वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन के थ्रू बनी सिम को पूरे अमेरिका में फ्री बांटने वाला है, जिसके अंदर लोगों को फ्री इंटरनेट और फ्री कॉल्स मिलने वाले। देखा जाए तो भाई साहब ये अंबानी ये प्लानिंग लगा रहा था जियो पूरा इंडिया में फिट करने का। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, हैरी को यहाँ पर ये बात खटकने लगती है कि आखिर कोई शख्स फ्री के अंदर इतनी महंगी सिम और इतना महंगा इंटरनेट कैसे किसी को बांट सकता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन तो होगा। हालांकि इस सीक्रेट एक्टिविटी के बीच में इन लोगों के जोखिम भरे टास्क भी चालू रहते हैं, जहाँ पर एक टास्क में हम देख पाते हैं कि करीब 6 जनों को प्लेन से पैराशूट बांधकर कुदवा दिया जाता है और इनका मिशन ये था कि लैंड होते वक्त इनको एक सर्कल के बीच में उतरना है। ये सर्कल था किंग्समैन की डिजाइन का सर्कल। जो भी इसके अंदर लैंड हो गया वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्लियर हो जाएगा और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्विस्ट वाली बात ये थी कि मर्लिन इन सभी को कहता है कि अगर मान लो तुम में से किसी एक का पैराशूट ना खुले तो क्या होगा, जहाँ पर सभी अपने पैराशूट्स को चेक करते हैं और अपनी टाइम लाइन आने से पहले ही अपने पैराशूट्स को खोल लेते हैं और आखिर में सिर्फ 2 जने बचते हैं, एग्जी और रॉक्सी। यहाँ पर एग्जी रॉक्सी की जान बचाने की कोशिश करता है और सबसे पहले उसका पैराशूट खोलता है और उसका पैराशूट खुल भी जाता है, इसीलिए वो उसको गले से पकड़ लेता है। वेल ये सीन मुझे कुछ लक मूवी जैसा लगा, जहाँ पर ऐसा ही एक टास्क लोगों की लक को आजमाने के लिए किया जा रहा था। वेल यहाँ पर बड़ी ही मुश्किलात के बाद में एग्जी और रॉक्सी की जान बच जाती है और वो फाइनली उस सर्कल में जाकर लैंड हो जाते हैं, जहाँ पर एक शख्स और लैंड होता है जिसका नाम था चार्ली। अब ये 3 तो इस सर्कल के अंदर लैंड हो चुके थे, मगर बाकी 3 जो इसमें लैंड नहीं हो पाए थे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मर्लिन यहाँ पर आकर रॉक्सी
रॉक्सी और चार्ली को बधाई देता है, लेकिन एक्जी को कुछ नहीं कहता। ये सुनकर एक्जी को बुरा लगता है कि आखिर रॉक्सी की जान उसी की वजह से तो बची, लेकिन मर्लिन ने तो उसे बिल्कुल भी वाहवाही नहीं दी। तभी मर्लिन उसके पास आकर उसका पैराशूट खोलते हुए उसे कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमने खुद का पैराशूट खोलने की कोशिश क्यों नहीं करी? ये तो हमारी बस एक चाल थी तुम लोगों के अंदर डर बिठाने की कि किसी एक का पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन तुमने कोशिश क्यों नहीं करी? इसके बाद इन तीनों को एक टास्क दिया जाता है जहाँ पर इन तीनों के पास में एक फोटोग्राफ होता है। इस लड़की को इन तीनों को ही एक पार्टी में जाकर पटाना होता है। मर्लिन बताता है कि आज रात को ये लड़की एक क्लब पार्टी में आने वाली है और तुम तीनों को कैसे भी करके इसका दिल जीतना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी पार्टी में और यहाँ पर ये तीनों ही इसी लड़की को रिझाने की कोशिश करते हैं, मगर तीनों कहीं ना कहीं फेल होते नजर आते हैं। और तभी ये लोग जो ड्रिंक पी रहे थे उसकी मदद से ये तीनों ही वहां पर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ड्रिंक्स में किसी ने बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब एक्जी की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक शख्स को पाता है जो कि उससे पूछ रहा होता है कि आखिर बताओ तुम कौन सी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हो और तुम्हारा हेड कौन है, मुझे अभी बताओ वरना मैं तुम्हें खोलूंगा नहीं। बेसिकली शख्स के हाथ में एक चाकू होता है और इस वक्त एक्जी के हाथ रेल की पटरी से बंधे होते हैं और सामने से एक ट्रेन स्पीड में आ रही होती है। वो शख्स उससे बार बार पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, तुम्हारा बॉस कौन है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी एक्जी उसे कुछ नहीं बताता। और जैसे ही ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने वाली होती है तभी नीचे की पटरी एक अंडरग्राउंड वे में खुल जाती है और एक्जी की जान बच जाती है। तभी वहां पर उससे मुलाकात करने के लिए हैरी आता है और उसे बताता है कि तुम इस टास्क में पास हुए। बेसिकली ये हमारी ही एक चाल थी जिसमें हम ये देखना चाहते थे कि आखिर तुम लोग कितने वफादार हो और तुम इस टेस्ट में पास हुए। हालांकि इस टेस्ट में रॉक्सी भी पास हो जाती है लेकिन चार्ली पास नहीं हो पाता। और फिर आता है इस पूरी मूवी का मेरा पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट सीन जहां पर हैरी एक्जी को इस सीक्रेट सर्विस के कुछ गैजेट्स देता है, जैसे कि पेन, एक बैज, नए जूते और नए चश्मे और साथ ही कुछ हथियार। और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि वैलेंटीन ने काफी सारी फ्री सिम लोगों में बांट दी है जिसे खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी है। हैरी इस बात को समझ चुका था कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, इसीलिए वो रात को उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और चुपके से उसके घर की तलाशी भी लेता है, मगर उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। और जब हैरी वापस आता है तो उसका बॉस यानी कि आर्थर उसे बताता है कि शहर के अंदर कुछ अमीर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये अमीर लोगों को गायब कौन कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो अमीर लोग गायब हो रहे हैं इसके पीछे शायद वैलेंटीन का ही हाथ हो। और अब तो हैरी उसके पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ जाता है, क्योंकि उसकी कैद में रॉयल क्राउन प्रिंसेस टिल्डर भी ऐड थी। वहीं दूसरी ओर वैलेंटीन को भी अब हैरी के ऊपर शक हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सीक्रेट सर्विस के अंदर आर्थर और एक्जी के ऊपर। यहाँ पर एक्जी को एक टास्क मिलता है जो कि था अपने ही डॉग को जान से मार देना, और सेम टास्क रॉक्सी को भी मिलता है। हालांकि रॉक्सी इस टास्क को करने में कामयाब हो जाती है, मगर एक्जी ऐसा नहीं कर पाता, जिस वजह से रॉक्सी को किंग्समैन की सीक्रेट सर्विस के अंदर दाखिला मिल जाता है और एक्जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हालांकि एक्जी के डिस्क्वालीफाई हो जाने वाली बात से हैरी काफी नाराज होता है। उसी वक्त हैरी को मर्लिन का कॉल आता है और वो बताता है कि शहर के एक चर्च में काफी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हो ना हो इसके पीछे कहीं ना कहीं वैलेंटीन का हाथ होगा। तो हैरी सोचता है कि मुझे वहां पर जाना ही चाहिए, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हो रही है। मगर देखते ही देखते वहां पर सारे लोग बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, मानो कि जैसे कोई आदमखोर हो। इसी बीच हैरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी गन से काफी सारे लोगों को शूट कर देता है। अब यहाँ पर होता बेसिकली ये है कि वैलेंटीन ने उन सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया था जिनको उसने फ्री की सिम बांटी थी, और ये फ्री की सिम उसी का एक टेस्ट इवेंट था जहाँ पर वे देखना चाहता था कि क्या उसकी सिम ठीक से काम कर रही है या नहीं। बेसिकली इन सिम का काम ये था कि एक ऐसी वेव पैदा करें जिसके कांटेक्ट में जो भी शख्स आए उसके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया जाए और उसके मन में गुस्सा भर दिया जाए, जिससे कि वो अपने आसपास के लोगों को ही जान से मार दे। अब अगर साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैलेंटीन थैनोस की तरह ही मेंटालिटी रखता था, क्योंकि थैनोस चाहता था कि दुनिया में से आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया जाए ताकि बाकी आधे लोग ठीक तरीके से जिंदगी को जी पाएं। वहीं पर वैलेंटीन का ये सोचना था कि बढ़ती जनसंख्या ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रही है। अगर काफी सारे लोग आपस में एक दूसरे को जान से मार दें तो बचे हुए चुनिंदा लोग इस धरती को ठीक तरीके से चला पाएंगे और फिर एक नई धरती का इजाद होगा। वहीं पर हम वैलेंटीन के थ्रू बनाई गई एक लिस्ट को भी देख पाते हैं जहां पर वो सभी रईस लोग थे जो कि धीरे धीरे गायब हो रहे थे। एक्चुअली वैलेंटीन का प्लान ये था कि जो भी लोग बचे वो सिर्फ अमीर और बड़े घराने के होने चाहिए ताकि दुनिया को वापस से रिबिल्ड करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो।
इसीलिए वो जिन लोगों को भी कैद कर रहा था उनकी कान के नीचे एक चिप लगा रहा था। अब जो लोग उसके साथ हो जाते थे तो उनके अंदर कान के पीछे वो चिप फिट कर देता था और जो भी उसके साथ नहीं मिलता था वो उसे कैद कर लेता था। और यही रीजन था कि स्टार्टिंग में प्रोफेसर का जब सर फटा था और उसमें से केमिकल निकला था तो वो इसी इम्प्लांटेड चिप की वजह से हुआ था। जब हैरी उस चर्च से बाहर आता है तो बाहर उसे वैलेंटीन मिलता है और वैलेंटीन बिना मौका गवाए सबसे पहले तो उसे ही जान से मार देता है। ये पूरा वाक्य अपने पीसी में बैठे एक्जी और मर्लिन देख रहे होते हैं और हैरी की मौत से उनके ऊपर काफी बुरा सदमा पड़ता है। जिसके बाद तो एक्जी सीधा जाकर आर्थर से मिलता है और कहता है कि हमें वैलेंटीन के खिलाफ कोई न कोई कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, वरना 2 दिनों बाद जो सिम का ऑक्शन होने वाला है उसके अंदर वो पूरे शहर की ऐसी की तैसी करके रख देगा। मगर आर्थर उसे कुछ करने से मना कर देता है और एक्जी को तब समझ में आता है कि हो सकता है कि वो भी वैलेंटीन का ही शिकार बन चुका हो और सेम यही बात आर्थर को भी पता चल चुकी होती है। इसीलिए वो उसकी ड्रिंक के अंदर दवाई मिलाकर उसे दे देता है। मगर चालाकी से एक्जी उस ड्रिंक को चेंज कर देता है और जैसे ही आर्थर उस ड्रिंक को पीता है वो वहीं पर मर जाता है और वहीं पर हम उसके कान के नीचे हम वो चिप भी देख पाते हैं जो कि वैलेंटीन के थ्रू इम्प्लांट की गई थी। जिसके बाद तो हैरी, रॉक्सी और मर्लिन वैलेंटीन को रोकने का प्लान बनाते हैं, जहां पर मर्लिन रॉक्सी को कहता है कि मैं तुम्हें स्पेस में भेजूंगा जहां पर तुम जाकर उस सैटेलाइट को तबाह कर दोगी जिसकी मदद से वैलेंटीन इन सभी चिप्स की नेगेटिव वेव को कंट्रोल करता है। और एक्जी का काम था वैलेंटीन के सिस्टम को हैक करना ताकि वो लोगों पर नेगेटिव वेव का इस्तेमाल करके उनको मैनिपुलेट ना कर पाए। ये दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं, मगर इन्हें क्या पता था कि इनका सामना अब जिस शख्स से होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि चार्ली ही होगा। ये चार्ली वही शख्स था जो कि सीक्रेट सर्विस की आइडेंटिटी को रिवील करते हुए पकड़ा गया था। मगर फिर भी चालाक एक्जी उससे अपना पीछा छुड़वा लेता है, लेकिन बाहर निकलते के साथ ही उसके ऊपर काफी सारे सैनिक बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वैलेंटीन का प्लान था 16 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव वेव को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देना। और जब उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पहुंच चुके हैं तो वो 16 मिनट की टाइम को घटाकर 2 मिनट कर देता है। मगर इतने में ही स्पेस के अंदर रॉक्सी पहुंचकर उसके सैटेलाइट को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से धरती पर उसके सिस्टम में फेलियर आ जाता है और जो सैनिक एक्जी को मारने के लिए खड़े थे वो भी वहीं पर मारे जाते हैं। वैलेंटीन इस बात को जानता था कि किसी भी वक्त सीक्रेट सर्विस का एजेंट यानी कि एक्जी उसे मारने के लिए आ सकता है, इसीलिए उसका आखिरी पत्ता था गजेल, जहां पर हमें इस मूवी की एक और वन ऑफ द बेस्ट फाइट दिखाई जाती है गजेल और साथ ही एक्जी के बीच में। ये दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं, जहां एक तरफ तो गजेल के पैरों के अंदर ब्लेड्स लगी थी, वहीं दूसरी ओर एक्जी के पास में भी ऐसे जूते थे जिनके अंदर भी ब्लेड्स लगी थी। और उन ब्लेड्स की सबसे खास बात तो ये थी कि वो ब्लेड्स जहरीली थी और जैसी वो ब्लेड गजेल को छूती है तो उनका जहर गजेल की बॉडी में फैलने लगता है और वो वहीं पर जान से मारी जाती है। फिर एक्जी गजेल के नकली पैरों में से एक को निकालकर सीधा वैलेंटीन की ओर फेंकता है और ये नकली पैर वैलेंटीन की जान ले लेता है और फाइनली दुनिया पर आने वाला एक बड़ा खतरा भी टल जाता है। जिसके बाद हम उस रॉयल प्रिंसेस को देख पाते हैं जो कि एक्जी के साथ फ्रेंडली हो जाती है। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ में इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।